वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के लगभग 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टैटिस्टिक्स के, सांख्यिकी के, जो आपकी 11th क्लास हैं या फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो इनमें से एक तरह से क्या हो सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, प्रकाशित पब्लिश डेटा हो सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है, प्रकाशित आंकड़े। द्वितीयक समंक क्या होते हैं, जो पहले से किसी अनुसंधानकर्ता या अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित किए हुए हैं और जिनको प्रकाशित किया जा चुका हो, या अगर प्रकाशित नहीं भी हुए हैं तो उनको हम द्वितीयक समंकों में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे प्रकाशित आंकड़े जो लिखा हुआ है वो द्वितीयक समंक होगा। अब देखिए, अनुसंधानकर्ता द्वारा जो एकत्रित आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक समंकों के अंतर्गत आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से एक निदर्शन विधि का लाभ है जो सैंपलिंग मेथड यूज की जाती हैं, तो उसका क्या लाभ होता है इनमें से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, कि जो निदर्शन विधि होती हैं वो वैज्ञानिक विधि भी होती हैं, मितव्ययी भी होती हैं, और इसके आधार पर जो निष्कर्ष होते हैं वो जल्दी निकाले जा सकते हैं। तो इनमें से सभी। अगला देखिए, निम्न में से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का एक लाभ होता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है, जो अनुसंधानकर्ता इन्वेस्टिगेटर हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो प्रत्येक उत्तरदाता के पास में जाके उनसे सूचनाओं की प्राप्ति करता है। ठीक है, एक तरह से व्यक्तिगत अनुसंधान में, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, तो जो सूचनाएं प्राप्त होगी वो ज्यादा शुद्ध होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला है, भारत में प्रत्येक कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। बिल्कुल सिंपल सा है, प्रत्येक 10 वर्षों में जो है वो जनगणना की जाती है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो आंकड़े संग्रहित करता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, गणनाकार हम कह सकते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड। अगला देखिए, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहा जाता है। मूल रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक आंकड़े होते हैं। अगला है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राइमरी डेटा एक तरह से इनमें से क्या होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, यदि समग्र में से कुछ चुनी ही हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ये हमारा जैसे समग्र है, इसमें बहुत सारी इकाइयां हैं, और इनमें से अगर हम कुछ इकाइयों को लेकर अगर कोई अध्ययन करते हैं तो ये एक तरह से क्या होता है, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रतिदर्श अनुसंधान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट है, संगणना विधि है। ठीक है, सेंसस मेथड जो होती हैं वो क्या होती हैं इनमें से, तो सेंसस संगणना विधि में एक तरह से क्या होता है, अनुसंधान से संबंधित सभी इकाइयों को लेके जब हम अध्ययन करते हैं, और सभी इकाइयों का जो अध्ययन है वो कब किया जाएगा, जब हमारे पास में जो समग्र है उसकी इकाई अगर एक जैसी एक रूप नहीं है तब हमको संगणना विधि का प्रयोग करना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर किसमें होते हैं। ठीक है, समग्र में जितनी भी इकाइयां होती हैं उन सभी के समान चुने जाने के जो अवसर होते हैं वो रैंडम सैंपलिंग में होते हैं, देव निदर्शन प्रणाली में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आंकड़े, सेकेंडरी डेटा जो होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट, पब्लिश सोर्स जो होते हैं। अगला देखिए, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। समग्र की प्रत्येक इकाई का जो अध्ययन है वो संगणना प्रणाली में किया जाएगा और उसमें से अगर कुछ इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में लिया जाए जिसको हम कहते हैं निदर्शन प्रणाली, तो यहाँ पे प्रत्येक इकाई का अध्ययन किस में किया जाएगा? संगणना प्रणाली में, जो सेंसस सिस्टम आपका है। नेक्स्ट है आंकड़ों के स्रोत होते हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा। आंकड़े जो होते हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी जो पहले शुरू से लेकर अंत तक पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, और द्वितीय कौन से होते हैं? सेकेंडरी, जो पहले से किसी अनुसंधानकर्ता व्यक्ति संस्था के द्वारा एकत्रित किए जा चुके हों। नेक्स्ट है प्राथमिक समंक होते हैं, ठीक है। प्राथमिक समंक शुरू से लेकर अंत तक अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार संकलित किए जाते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं मौलिक भी होते हैं और संकलित भी कह सकते हैं। अगला है वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधानकर्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसी जो समस्या है उसका सर्वेक्षण किया जाता है, तो सर्वेक्षण से संबंधित होगी। नेक्स्ट है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ प्रणाली में क्या होता है कि प्रश्नों की संख्या कम से कम सीमित होनी चाहिए, प्रश्न सरल होना चाहिए, प्रश्नों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है, जहां पर देखिए प्रश्नावली विधि में क्या होता है? सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की सूची बनाई जाती है जिसको हम प्रश्नावली कहते हैं, और उसको डाक के द्वारा भेजा जाता है। और जहां पे जो उत्तरदाता हैं अगर शिक्षित होते हैं तो वहां पे ये विधि एक तरह से क्या होती है? उपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट है प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है, ठीक है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं सर्वे किया जाएगा, जबकि पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे वो द्वितीयक आंकड़े होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत हैं? द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, सेकेंडरी डेटा का। अगला देखिए प्रकाशित आंकड़े होते हैं, ठीक है। जो आंकड़े किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं उनको प्रकाशित किया जा चुका है, और उन आंकड़ों का अगर कोई अनुसंधानकर्ता प्रयोग करेगा उनको हम कहेंगे द्वितीयक आंकड़े, कहेंगे सेकेंडरी डेटा। अगला है आंकड़ों का सरकारी स्रोत है, ठीक है। सरकारी स्रोत में देखिए आर्थिक सर्वेक्षण और जो जनगणना रिपोर्ट होती हैं वो दोनों आंकड़ों के सरकारी स्रोत होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे नंबर वाला, आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट दोनों। नेक्स्ट है जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं उनको हम कहेंगे प्राथमिक, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है अच्छा न्यायाधीश आधारित होता है, ठीक है, देव निदर्शन, ठीक है, जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने के जो अवसर होते हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट है जनगणना अनुसंधान है, ठीक है। जनगणना में एक तरह से क्या होता है? समग्र की प्रत्येक इकाई को जो अनुसंधान करता है वो अपने अध्ययन में शामिल करता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से निदर्शन का एक प्रकार कौन सा नहीं है, ठीक है। जो सैंपलिंग मेथड होती है वो रैंडम सैंपलिंग भी होती है, देव प्रतिचयन, सविचार प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग भी होता है, मिश्रित प्रतिचयन भी होता है, दोगुना प्रतिचयन, ये प्रकार नहीं है। अगला है संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? जब हमारे पास में जो समंक है वो एक तरह से क्या हो, उनमें अलग अलग विशेषताओं हो, विजातीय समंक अगर होते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, वहां पे संगणना विधि उपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट देखिए लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। लॉटरी विधि और टिपेट प्रणाली जो होती है वो देव निदर्शन, जो रैंडम सैंपलिंग है उसका उदाहरण हम कह सकते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट। NSSO की स्थापना कब हुई? यह होना चाहिए 1960 होना चाहिए, इसको आप चेक कर लेना एक बार।
अगला है जनसंख्या की विशेषताएं। ठीक है, जनसंख्या जिसके अंतर्गत हम समग्र की प्रत्येक इकाई को अध्ययन में शामिल करते हैं। व्यापकता होती है, नियमितता होती है, निश्चित क्षेत्र के साथ में संबंधित होगा। ऑप्शन आपका डी। अगला देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षणकर्ता का आयोजन करता किसके द्वारा किए जाते हैं? ये NSSO के द्वारा। और औद्योगिक समंकों का जो संकलन है वो भी NSSO के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, समग्र के एक छोटे भाग को क्या कहा जाता है? पूरा समग्र है जिसमें सभी इकाइयां शामिल हैं और उसमें से अगर हम कुछ इकाइयों को चयन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल कहेंगे, निदर्शन। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड वाला। अगला है, निम्न में से कौन सा खंडित चर है? खंडित चर में क्या होता है? एक निश्चित मूल्य होता है, वर्ग अंतराल नहीं होगा। ठीक है, तो जो छात्रों की संख्या होती है वो निश्चित होगी। छात्र कितने होंगे? 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10.5 जैसे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं खंडित चर। बाकी आपका वजन हो गया है, ये एक तरह से क्या है? सतत कंटिन्यूस वेरिएबल की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। अगला है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, उनको समानताओं और उनकी विशेषताओं के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, जो वर्गीकरण कहलाएगा। अगला है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आपकी हो जाएगी समावेशी श्रेणी। जैसे कि आपका 0 to 10 हो गया, इसमें हम 0 और 10 दोनों को शामिल कर रहे हैं। अगली हो गई हमारी 11 से 20, तो इसमें 11 और 20 दोनों को हम शामिल कर रहे हैं। अगला हमारा ग्रुप हो गया 21 से 30। तो इस तरीके से जब ऊपरी और निचली सीमा दोनों पर हम विचार करेंगे उसको हम कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, समावेशी श्रेणी। और जब ऊपरी सीमा को हम छोड़ देंगे उसको क्या कहा जाता है? अपवर्जी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनको कॉलम और पंक्तियों के रूप में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? सारणीयन कहेंगे, टेबुलेशन। अगला है, इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? ठीक है, सारणी बनावट के आधार पर जटिल हो सकती हैं, सरल हो सकती हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट। अगला है, सारणी के प्रारूप हैं। ठीक है, सारणी में सारणी संख्या भी होती हैं, मुख्य टिप्पणी भी होती हैं, शीर्षक भी होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए। खंडित श्रेणी हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, सतत श्रेणी हो सकती है। तो यहां पे है सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। अगला है, कृत्रिम आधार रेखा। हम इस तरीके से आधार रेखा बनाते हैं। ठीक है, जब जो हमारा शून्य है और किसी श्रेणी के जो न्यूनतम मूल्य होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है, तो हम क्या करते हैं? एक कृत्रिम आधार रेखा बनाते हैं, जिससे हमारा जो चित्र होता है वो एक तरह से क्या होता है? अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड का, बिंदु रेखी चित्रण को स्पष्ट करती हैं और उन चित्रों को ये आकर्षक बनाती हैं। नेक्स्ट है, बहुगुणी सारणी में होता है। ठीक है, बहुगुणी सारणी में क्या होता है? बहुत सारी विशेषताओं को हम सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है? द्विचर वितरण। दो चर लिए जाएंगे, द्विचर वितरण होगा। दो से ज्यादा होंगे, बहुचर, और एक चर को लेंगे तो हम एक चर वितरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सारणीयन का आधार है। ठीक है, जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनको सारणी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उनको उनकी समानता के आधार पर, असमानता के आधार पर हमको वर्गीकृत करना पड़ेगा। तो सारणीयन का जो आधार है वो क्या होगा? वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा। पहले हम आंकड़ों का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को कहा जाता है। ठीक है, मद जो रिपीट हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? वो कितनी बार आ रही हैं? आवृत्ति एक तरह से कहेंगे।
अगला है सारणी परिमाण होता है, ठीक है, सारणी अंक का होता है। अगला निम्नांकी श्रृंखला है, ठीक है, देखिए 10 to 14, फिर 15 to 19, 20 to 24। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, उस वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी श्रृंखला कहेंगे, इंक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट है वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, जैसे कि 0 से 10। अब इस वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, 10, और अगले वर्ग की निम्न सीमा अगर 10 है, ये 10 से 20 हो गया। अब इस वर्ग की ऊपरी सीमा 20 है, जो अगले वर्ग की निम्न सीमा है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे, अपवर्जी श्रेणी कहेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज कहेंगे, अपवर्जी। अगला देखिए, एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाले सांख्यिकी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, एक विस्तार विशेष की इस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, इस तरीके से कोई एक निश्चित विस्तार होता है और इसके अंतर्गत सभी जो संभावित मूल्य हैं उनको लिया जाएगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे, सतत श्रेणी कहेंगे। नेक्स्ट है समयानुसार वर्गीकरण में आंकड़ों को वर्गीकरण का आधार क्या होगा, समय के अनुसार अगर वर्गीकरण किया जा रहा है तो ये समय होगा उसका आधार। अगला देखिए, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। वर्गीकरण में क्या होता है, विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों को हम समूह के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन आपका डी। अगला है भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है, ठीक है। भौगोलिक वर्गीकरण में क्या होता है, जो आंकड़े हैं उनको स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर, ठीक है, जैसे कि 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। अब इन सभी में अगर हम ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर देखें तो वो कितना है, 10, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है शीर्षक के ठीक नीचे लिखा जाता है, सारणी संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है, पाद टिप्पणी सबसे नीचे लिखी जाती है, स्रोत जो है वो नीचे लिखा जाता है। शीर्षक के जो ठीक नीचे है उसमें लिखा जाएगा आपका मुख्य नोट या प्रारंभिक नोट भी जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक सारणी के स्तंभों को दिए जाने वाले शीर्षक को, स्तंभ के जो शीर्षक होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, स्तंभ शीर्षक कहेंगे। अगला है एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है, ठीक है, वर्ग का जो मध्य बिंदु है उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, उस वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, और 2 मूल्य हैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे रहे, इससे हमारे पास में क्या आएगा, औसत आएगा। तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत एक तरह से क्या होता है, मिड वैल्यू होती है, मध्य बिंदु होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। नेक्स्ट है वर्गीकरण सूचित करता है, क्लासिफिकेशन जो है वो एक तरह से क्या बताता है, समंकों की समानता और असमानता के आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट है किसी सारणी के मुख्य अंग होते हैं, किसी सारणी के मुख्य अंग शीर्षक होता है, शीर्ष टिप्पणी होती हैं, सारणी संख्या भी होती हैं, इनमें से सभी, ये सभी एक तरह से सारणी के मुख्य अंग हैं। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भी समंक एकत्रित किए गए हैं, जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, उनको क्रमबद्ध रूप से एक तरह से क्या करना, उनको अरेंज करना, व्यवस्थित करना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे।